नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम समाज से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और हम यह तय करेंगे कि हमारा समाज से जो बनने वाला प्रश्न है कि हम कहाँ तक जाते हैं। और यह जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग 50 में 45 प्लस सभी बच्चे आएंगे। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए आप लोग तैयार रहिए और 50 प्रश्नों की श्रृंखला में हम देखते हैं कि हमारा कहाँ तक सही जाता है। चलिए हमारा प्रश्न पहला, समास का जो पहला ही टॉप प्रश्न है उसको भी देखते हैं। आप लोग इसको पढ़िए और इसका आप लोग आंसर बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा ऑप्शन है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है विग्रह और चौथा ऑप्शन है विच्छेद। आप लोग बताइए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोग अगर इस क्लास में नए हैं, कुछ बच्चे इस क्लास में अगर नए होंगे तो वह सब पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हमने समास को बहुत ही डीपली अध्ययन करवाया है। हमने ये जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला ली है, हमने पूरे क्लास का बहुत ही डीपली अध्ययन किया और जितने बच्चों ने बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया होगा वह एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, यानी कि हमारा जो पहले का पहला ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तो आप बताएंगे पहले का पहला विकल्प सही है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। आप लोग बताइए कि दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। पढ़िए, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है? ये जो चारों पद दिया गया है, आप लोग इसमें से बताइएगा कि कौन सा अव्ययी भाव पद है या उदाहरण है अव्ययी भाव का। तो पहला जो होगा गृहागत, दूसरा आचार कुशल, तीसरा जो है प्रतिदिन और चौथा जो होगा कुमारी। तो आप बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हमने कहा कि जो अव्ययी भाव पद का जो उदाहरण है वह होगा सी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वह नंबर सी सही है, यानी कि प्रतिदिन। ठीक है, तो हमारा जो दूसरे का प्रश्न का आंसर होता है वह होता है प्रतिदिन, सी नंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि तीसरा प्रश्न कहना क्या चाहता है। आप लोग तीसरे प्रश्न को पहले पढ़िए, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? ठीक है, आप लोग इसको प्रश्न को पढ़िए। अब इसका बाद चारों विकल्पों को हम देखते हैं। चलिए अब बताइए कि इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? पहला है चक्रपाणी, दूसरा है चतुर्युगम, चौथा है श्वेतांबर और पांचवा है माता। चौथा ऑप्शन होगा माता पिता। आप लोग बताइए कि तीसरे का चारों विकल्प का कौन सा आंसर सही है। आप देखेंगे कर्मधारय समास में जो कर्मधारय समास होता है उसमें श्वेतांबर, जो तीसरा ऑप्शन है श्वेतांबर, यही ऑप्शन कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी कि हमारा तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वह नंबर 3 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अगला प्रश्न और हमारा ये चौथा प्रश्न। आप लोग बताइए कि चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए गजानन में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास। जब हम इसको टाइप करवा रहे थे तो यहाँ द्वंद्व सही था, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनाया गया तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन सही है। चलिए पहला ऑप्शन द्वंद्व समास, दूसरा है बहुव्रीहि और तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है कर्मधारय। बताइए गजानन में कौन सा समास है? आप लोग ध्यान से देखिए, हमने इसको बताया था कि मतलब जब चलिए आप लोग बताइए गजानन में कौन सा समास है। हमने बताया था जब कोई शब्द का हम विखंडन करते हैं, अगर वह तीसरे शब्द का बोध करवाने लगता है तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होगा? तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास का, यानी कि चौथे का जो हमारा आंसर होने वाला है वह होगा नंबर 2। चौथे का आंसर जो है वह नंबर 2, यानी कि बी वाला, यानी बहुव्रीहि समास हमारा इसमें से सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें प्रश्न को और देखते हैं यह प्रश्न क्या कहता है। चलिए देवासुर में कौन सा समास है? आप लोग बताइए कि पांचवें का जो आंसर होगा वह क्या होगा। देवासुर
हमने बताया था कि समास का जब हम भेद पढ़ रहे थे कि उसमें एक भी समास का हमने बहुब्रीहि समास का भी चर्चा बहुत डीपली किया, कर्मधारय किया, तत्पुरुष किया और द्वंद्व समास का। तो आप बताइए कि देवासुर किसका उदाहरण है। आप देखेंगे जो देवासुर होता है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास का उदाहरण है। यानी कि पांचवें का जो आंसर होगा वह नंबर 4 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे नंबर 4। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना छठा प्रश्न। और आप लोग देखिए कि बताइए कि छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा। वन गमन में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि वन गमन में कौन सा समास है। चलिए देखिए, पहला जो ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा ऑप्शन है द्विगु और तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष और चौथा ऑप्शन कर्मधारय। आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो आप देखेंगे कि वन गमन, वन में गमन, यानी कि जो हम कारक चिन्हों का हम जब इसका विखंडन करेंगे तो कारक चिन्ह इसमें आएंगे। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होता है 6 नंबर का सी सही है, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। कर्म ठीक है, तो वन गमन में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे तत्पुरुष, यानी कि हमारा विकल्प सी नंबर सही है। चलिए हम आगे देखते हैं और हमारा जो 7वां प्रश्न है इसका देखिए आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है। हमने बताया था कि पंचतंत्र में कौन सा समास है, हमने वहां भी बताया था और यहाँ भी देखिए बताइए आप लोग कि 7वें नंबर का आंसर कौन सा होगा। हमने बताया था कि जब किसी शब्द के पहले संख्या का बोध कराने वाला कोई शब्द आता है तो वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होगा, तो आप बताएंगे द्विगु समास का उदाहरण होगा। यानी कि हमारा जो 7वें का आंसर होगा वह नंबर सी सही होगा। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ, लेकिन जब PDF बन रही थी तो थोड़ा सा वह आगे पीछे कर दिया, तो यानी यह द्विगु है। यानी कि जो 7वें नंबर का जो प्रश्न होगा वह नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम अपने 8वें प्रश्न को, और आप लोग बताइएगा कि 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। देशभक्ति कौन सा समास है, या देशभक्ति में कौन सा समास है। अब बताइए द्विगु समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व होगा कि बहुब्रीहि होगा। आप देखेंगे कि देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, जब हम कारक चिन्हों का जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो आता है देश के लिए भक्ति, यानी कि हमारा जो विकल्प होगा यह यानी कि तत्पुरुष समास। कौन सा विकल्प होगा, 8वें नंबर का कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे 8वें नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन। चलिए हम इसी क्रम में देखिए देश के लिए भक्ति, यानी कि हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 9 प्रश्न बात करते हैं 9वें का। आप लोग बताइए कि 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा और तभी आप लोगों का आंसर सब सही जाएगा। देखिए कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, आप पढ़िए। पहला ऑप्शन है निशिदिन, दूसरा ऑप्शन त्रिभुवन और तीसरा ऑप्शन है नीलकंठ और चौथा ऑप्शन है पुरुष सिंह। चारों में से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे नंबर सी जो नीलकंठ, यानी नीलकंठ जब हम कहते हैं तो यह तीसरे का बोध कराता है। इसमें जो बहुब्रीहि समास का एक परिभाषा है कि इसमें दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, लेकिन जब दोनों पद मिलके एक तीसरे पद का बोध करवाते हैं तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होते हैं। यानी नीलकंठ, दोनों जो दो पद है इसमें नील और कंठ, यह अप्रधान है, लेकिन जब यह मिलते हैं तो तीसरे का बोध करवाते हैं, यानी शिव का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए बहुब्रीहि समास नीलकंठ, यानी कि हमारा जो विकल्प होगा नंबर सी सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वां प्रश्न। आप लोग बताइए कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि नंबर 10 का त्रिलोचन में कौन सा समास है। आप देखेंगे त्रिलोचन का जो पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे कि इसमें जो है दो पद हैं और दोनों ही अप्रधान है, लेकिन तीसरे का बोध करवा रहे हैं, यानी शिव का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए हमारा जो 10वें प्रश्न का आंसर होगा वह नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे नंबर सी। चलिए उन बच्चों के लिए हार्दिक बधाई जिनका 10 में से 10 सही है, जिनका नहीं सही है वह प्रयास करें।
जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप लोग थोड़ा सा दुविधा में रहेंगे, लेकिन आपको उम्मीद दिलवाता हूं दोस्तों कि आप लोग पुरानी वीडियो देखें। मैंने बहुत ही डीपली उसको अध्ययन करवाया था कि कैसे समास के जो विग्रह को हमने किस प्रकार से किया था, हमने बहुत ही डीपली किया। आप लोग वहां जाइए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और तब आप सॉल्व करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। यानी कि जो त्रिलोचन है हमारा 10वें प्रश्न का आंसर होगा वह नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। आप लोग बताइए कि 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए, चौराहा में कौन सा समास है। आप बताइए कि चौराहा में कौन सा समास है। पहला जो ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। आप देखेंगे हमने बताया था कि अगर किसी पद के पहले संख्या का बोध होता है, अगर वह किसी दूसरे का बोध करवाने लगता है तो वह एक बहुव्रीहि हो जाता है। अगर वह नहीं करवाता है तो समाहार का बोध करवाएगा तो वह द्विगु समास का उदाहरण होगा। यानी कि जो हमारे 11वें प्रश्न का आंसर होगा वह नंबर डी सही होगा, यानी कि द्विगु समास होगा। चौराहा में कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे द्विगु समास। चलिए हार्दिक बधाई जिनका 11वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही था। और चलिए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं हम 12वां प्रश्न। आप लोग बताइए कि 10 मुख में कौन सा समास है। आप बताइए 10 मुख में कौन सा समास है। अब देखिए हमने बताया था कि जब दोनों पद अप्रधान होते हैं तीसरे का बोध हो करवाते हैं तो वह किसका उदाहरण करवाएंगे तो बहुव्रीहि का। यानी कि 10 मुख यानी किसका बोध करवा रहे हैं, किसके पास 10 मुख था तो आप बताएंगे रावण। तीसरे का बोध करवाते हैं तो इसीलिए जो हमारा विकल्प 12वें नंबर का जो विकल्प होगा वह नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं अपना 13वां प्रश्न। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसका सॉल्व करिए। देखिए, महादेव में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि महादेव में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है कि अव्ययीभाव समास होगा कि क्या नाम है कर्मधारय समास होगा कि द्वंद्व समास होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि जो 13वें प्रश्न का जो आंसर होगा, आप बताइए जहाँ पर उपमेय और उपमान की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यानी कि जो हमारा 13वें प्रश्न का जो आंसर होगा नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो जिनका 13वां सही है चलिए उनके लिए हार्दिक बधाई। जिनका नहीं सही है थोड़ा सा ध्यान दें और वह अपने प्रश्नों को सॉल्व करें। ऐसे प्रश्न गलत ना करें क्योंकि एक एक प्रश्न आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखने वाला है दोस्तों। चलिए तो आप लोग यानी कि 13वें प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा कर्मधारय समास। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न अगले श्रृंखला की तरफ और हमारा जो अगला श्रृंखला का नंबर 14 है। आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप गलती मत करिएगा। प्रश्न का लेवल देखिए कैसे बन सकता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। पहला ऑप्शन द्विगु समास बनेगा, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास बनेगा, तीसरा ऑप्शन जो होगा कर्मधारय समास बनेगा, चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिए 14 नंबर प्रश्न का। देखिए विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। कौन सा समास बनता है तो आप बताएंगे कर्मधारय समास। यानी कि 14 प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वह नंबर सी सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 नंबर। आप लोग इसको ध्यान दीजिए और देखने का प्रयास करिए कि हमारा कहाँ गलत हो रहा है। और जो टॉपिक आप लोगों को कहीं गलत हो रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा वीडियो दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए बताइए 15 प्रश्न का आंसर क्या होगा। किस शब्द में द्विगु समास है। आप लोग बताइए किस शब्द में द्विगु समास है। पहला ऑप्शन आजीवन और दूसरा ऑप्शन है भूदान, तीसरा ऑप्शन है सप्ताह और चौथा ऑप्शन है पुरुष सिंह। आप देखेंगे द्विगु समास का जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। तो चारों ऑप्शन में आप देखिए कि कहाँ पर संख्यावाची शब्द है तो आप बताएंगे नंबर सी
सप्ताह मतलब 7 दिनों का समाहार, यानी कि जो हमारा 15 नंबर का ऑप्शन होगा वह नंबर सी होगा। कौन सा होगा तो आप बताएंगे नंबर सी। देखिए सप्ताह 7 दिनों का समाहार। चलिए अब देखते हैं हम नंबर 16। आप लोग बताइए कि 16 नंबर का प्रश्न कौन सा सही होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए किसमें सही समासिक पद है। पहला पुरुष धन्वी में, दूसरा दिवारात्रि में, तीसरा त्रिलोकी में, चौथा मंत्री परिषद में। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें सही समासिक पद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए चारों में से कौन सा सही होगा। आप देखेंगे नंबर 16 का जो प्रश्न है वह नंबर बी। कौन सा विकल्प सही होगा तो आप बताएंगे नंबर बी, दिवारात्रि। यह जो एक समासिक पद है, कैसा पद है तो आप बताएंगे यह समासिक पद है, यानी 16 नंबर का हमारा जो ऑप्शन होगा वह नंबर बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 17 की। चलिए आप लोग इसको बताइए कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है पहला अन्वय, दूसरा दिन रात, और तीसरा ऑप्शन है चतुरानन, और चौथा ऑप्शन है पंचानन। ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। देखिए हमने बताया था कि अगर किसी शब्द के पहले संख्यावाची है, अगर वह किसी तीसरे का बोध करवाता है तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनता है, अगर वह नहीं करवाता है तो वह द्विगु समास का उदाहरण होगा। देखिए इसमें दो ऐसे पद हैं चतुरानन और पंचतत्व। यह दो ऐसे शब्द हैं जिनके पहले में संख्यावाची है, लेकिन जो हमारा सी विकल्प है यह तीसरे का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? तीसरे का बोध करवा रहा है। जो चौथा ऑप्शन है पंचतत्व, यह किसी का बोध नहीं करवा रहा, इसीलिए जो द्विगु समास का उदाहरण होगा वह नंबर कौन सा सही होगा आप बताएंगे नंबर डी, यानी कि 17 नंबर का जो हमारा ऑप्शन होगा वह नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा तो आप बताएंगे नंबर डी। देखिए चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18वें नंबर प्रश्न की। आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण। हमने द्वंद्व समास का उदाहरण बताया था कि दोनों पद में प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए पीताम्बर है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो नेत्रहीन है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे चौराहा है, और चौथा जो ऑप्शन होता है रुपया और पैसा होता है। द्वंद्व समास के हमने परिभाषा उदाहरण बहुत ही डीपली देखा और द्वंद्व समास के बहुत ही बेटर तरीके से हमने इसका क्या नाम है उदाहरण भी देखा और उसका भेद भी पढ़ा। तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और वहाँ मिलाइए कि हमारा जो कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने निःशुल्क प्रदान किया गया है। चलिए तो यानी कि जो हमारे 18वें प्रश्न का जो आंसर होगा वह नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे नंबर डी, यानी कि रुपया पैसा जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप बताइए अव्ययी भाव। देखिए एक शब्द है यथाशक्ति और उसका यह उदाहरण है अव्ययी भाव का, और अव्ययी भाव का जो समासिक विग्रह करते हैं क्या नाम है यथाशक्ति का, उसका विग्रह क्या होगा। तो प्रश्न पढ़िए आप लोग। देखिए अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति, का सही विग्रह क्या होगा। आप लोग बताइए कि इसमें जो यथाशक्ति है इसका समासिक विग्रह क्या होगा। पहला ऑप्शन जैसे देखिए जैसी शक्ति, दूसरा ऑप्शन है जितनी शक्ति, तीसरा है शक्ति के अनुसार, चौथा ऑप्शन है यथा जो शक्ति। यानी कि आप लोग बताइए कि यथाशक्ति का समासिक विग्रह क्या होगा। कुछ बच्चे बताएंगे कि क्या नाम है बी ऑप्शन सही हो सकता है, डी ऑप्शन सही होता है, लेकिन और ज़्यादातर बच्चे यही बताएंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो विकल्प होगा 19वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक्ति के अनुसार इसका जो समासिक विग्रह होगा यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार, यानी कि हमारा विकल्प सी सही होगा। देखिए चलिए अब आप लोग बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है। देखिए बहुव्रीहि में मात्रा थोड़ा सा गलती हो गई है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। देखिए पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो
तो आपको बता दें कि यह जो पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है, इसीलिए जो हमारा और बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो 20 नंबर का जो हमारा प्रश्न होगा वह नंबर उसका विकल्प जो होगा बी, यानी कि द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा 20 नंबर का? तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। चलिए बात करते हैं हम आगे और देखते हैं अपना 21वां प्रश्न और देखते हैं कि इसका जो विकल्प होगा क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? आप लोग बताइए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास होगा कि द्विगु समास होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुव्रीहि समास होगा? आपको बता दें कि जो चतुर्भुज होता है यह किसी दूसरे का बोध करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे बहुव्रीहि, यानी कि हमारा 21वें नंबर का जो प्रश्न होगा वह होगा नंबर डी। हमारा जो विकल्प है वह नंबर डी, यानी कि देखिए 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसके? जो विष्णु का बोध करवा रहा है, क्योंकि उनके पास 4 भुजाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि नंबर डी सही है। चलिए बात करते हैं हम 22वें प्रश्न की और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए गंगा जल में कौन सा समास है? आप लोग बताइए कि गंगा जल में कौन सा समास है? आपको बता दें कि आप देखिए पहले पढ़ी चारों विकल्प, अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है कि बहुव्रीहि। अगर आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले तो देखिए बहुव्रीहि जो समास है इसको आप क्लिक करिए तो आप देखेंगे बहुव्रीहि तीसरे का बोध करवाता है, तो ये गलत हो जा रहा है। जो दूसरा है द्विगु समास, इसके पहले संख्यावाची शब्द नहीं तो ये भी क्लिक करिए, वो भी गलत हो जाता है। बचता है ऑप्शन 2 अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास। अब देखिए इसका आप डिवाइड जब करेंगे तो आपके सामने बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताएंगे बी, यानी कि गंगा जल में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताएंगे बी, यानी कि तत्पुरुष समास। देखिए जब इसका आप डिवाइड करेंगे यह होता है गंगा का जल। क्या होता है? गंगा का जल, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। चलिए आप बताइए कि महात्मा में कौन सा समास है? जैसे ही आप महात्मा पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि महात्मा में कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं है। तो कौन सा समास होगा? अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि भी होता तो जैसे तब भी पूछते तो कौन सा समास होगा, तो कुछ बच्चे बहुव्रीहि की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बहुव्रीहि नहीं है तो आप कर्मधारय की तरफ भागेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसमें यह टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि महात्मा में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे नंबर सी। कौन सा समास बताएंगे? नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास। महात्मा में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए महान है जो आत्मा, इसका जो समासिक विग्रह होता है महान है जो आत्मा। समासिक विग्रह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, आप लोग बताइए कि अब इसका आंसर क्या होगा। गुणहीन में कौन सा समास है? आप बताइए कि गुणहीन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे गुणहीन का जब समासिक विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा गुण से हीन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह नंबर ए सही होगा, यानी कि तत्पुरुष। गुणहीन में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे पहला, यानी तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताएंगे नंबर 1 सही होगा, यानी गुण से हीन। जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? तो आप बताएंगे अपादान। अपादान तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है यानी गुण से हीन है, अलगाव है, तो इसीलिए हमारा जो तत्पुरुष समास का अपादान होगा। चलिए हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कि 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। नवग्रह में कौन सा समास है? हमने बताया था कि देखिए हमने बताया था जब किसी पद की किसी शब्द के पहले संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है वह किसका उदाहरण होगा? तो आप बताएंगे द्विगु समास का उदाहरण हो, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा 25वें नंबर का वह होगा पहला, यानी कि 25वें नंबर का जो ऑप्शन पहला यानी कि द्विगु समास, यानी नवग्रह में कौन सा समास है? तब बताएंगे द्विगु समास। ये ऑप्शन सही है। नवग्रहों का समूह यह है आप उसका समासिक विग्रह। आप लोग अब बताइए नंबर 26 का। आप ध्यान से पढ़िए इसको आंसर और प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताइए।
पुत्र पुत्री में कौन सा समास है। देखेंगे यहाँ पर जो शब्द है, जो उदाहरण है, इसके बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है। तो हमने बताया था कि हाइफन का प्रयोग किस समास में किया जाता है। आप बताएंगे कि हाइफन का जो प्रयोग होता है द्वंद्व समास के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर शब्द और विलोम का भी द्वंद्व समास में शब्द और विलोम का भी उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि 26 नंबर का जो प्रश्न होगा वह होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। चलिए बात करते हैं हम 27वें नंबर प्रश्न की और देखते हैं कि 27वें नंबर प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए आप लोग पढ़िए और इसका आंसर बहुत ही सटीकता से दीजिएगा, बहुत ही सावधानी बरतिएगा। देखिए ग्रामगत में कौन सा समास है। हमारा जो शब्द है ग्रामगत में कौन सा समास है। पहला अगर बात करें अव्ययीभाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा जो ऑप्शन होगा बहुव्रीहि समास हो और चौथा जो ऑप्शन है वह द्वंद्व समास। तो बताइए आप लोग कौन सा इसमें से सही है। आप देखेंगे नंबर जो 27 है, अगर हम जब इसका ग्रामगत का विखंडन करेंगे तो यह जो इसका जब विखंडन करते हैं तो हमें सामने नजर आता है कि जो हमारा ऑप्शन होगा 27 का वह नंबर सी और बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, आप बताएंगे बी। तो यानी कि तत्पुरुष समाज, ये देखिए गलत कर दिया है, समास होना चाहिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर देता है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, 27वें नंबर का जो विकल्प सी है, या सॉरी जो 27वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, तत्पुरुष समास। चलिए देखिए समास की जगह टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, समाज लिख दिया है, सब जगह लिखा है। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्या बताएं उसको। चलिए पढ़िए आप लोग। अनुरूप में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि अनुरूप में कौन सा समास है। कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव होगा, कि द्वंद्व होगा, कि तत्पुरुष समास होगा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं हम अनुरूप शब्द। आप देखेंगे कि जो अनुरूप है उसमें जो पहला पद है अव्यय है। तो हम जब इसका विखंडन करते हैं तो जो हमारा शब्द सामने नजर आता है तो उसके आधार पर हम आपको बता दें कि यह जो अनुरूप है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यानी कि जो विकल्प हमारा होगा वह नंबर बी सही होगा। चलिए सब जगह मिस्टेक करके रखा है, समाज लिखा है, अब हम उसको क्या बताएं। चलिए सॉरी आप लोगों से, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा ये समास होगा। चलिए पंचभुज में कौन सा समास है। आप लोग बताइए कि पंचभुज में कौन सा समास है। चलिए देखिए जब किसी शब्द के पहले संख्यावाची कोई शब्द आता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। यानी जो हमारा शब्द है यह पंचभुज, पहला शब्द संख्यावाची है और यह तीसरे का बोध नहीं करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। यानी कि पंचभुज में हमारा द्विगु समास होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं नंबर 30 का और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि राजदंड में कौन सा समास है। आपने प्रश्न पढ़ा तो अब चारों विकल्प देखिए। देखिए राजदंड में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन द्वंद्व समास होगा, दूसरा ऑप्शन बहुव्रीहि होगा, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष होगा, कि चौथा ऑप्शन कर्मधारय होगा। आपको बता दें कि क्या नाम है, राजदंड में कौन सा समास है। आप देखेंगे जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन होगा 30वें नंबर का वह होगा तत्पुरुष समास। यानी कि हमारा जो विकल्प होगा वह नंबर सी सही है। कौन सा सही है, तो आप बताएंगे नंबर सी सही है, यानी कि तत्पुरुष समास। देखिए समाज कर दिया, सॉरी। देखिए आप बताइए कि अब 31वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए आपको बता, आप पहले पढ़िए त्रिवेणी में कौन सा समास है। आप लोग बताइए त्रिवेणी में कौन सा समास है। देखिए पहला पद संख्यावाची है, तो हमने अभी बताया था कि जिसका पद पहला जो होता है संख्यावाची होता है वह तीसरे का बोध नहीं जब करवाता है तो वह जो है द्विगु समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होगा, तो आप बताएंगे द्विगु समास का। जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो आप बताएंगे नंबर डी। कौन सा आप बताएंगे, तो आप बताएंगे नंबर डी। तो हमारा जो, चलिए आप देखिए, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। 32 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए कि इसका जो क्या होगा। महाविद्यालय शब्द में समास पहचानिए।
आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो महाविद्यालय, हमने बताया था कि अगर पहला पद विशेषण विशेष से हो या उपमेय और उपमान से शुरू होता है, वह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होगा, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। यानी कि हमारा जो 32वें नंबर का जो प्रश्न होगा वह नंबर बी सही है। कौन सा सही है, नंबर बी, यानी कर्मधारय समास। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 33 नंबर, और देखिए एक दंत में कौन सा समास है। आप लोग बताइएगा कि एक दंत में कौन सा समास है। तो हमारा देखिए चारों यहाँ विकल्प है। आप लोग बताइए कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा कि अव्ययी भाव होगा कि द्विगु होगा। एक दंत में कौन सा समास है, आप लोग बताइए। कि देखिए प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, 33 नंबर प्रश्न है, एक दंत में कौन सा समास है। आप लोग बताइएगा। देखिए एक दंत में अगर हम बात करें कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण, किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का। क्योंकि एक दंत कहने से वह किसका बोध करवा रहा है, तो आप बताएंगे गणेश का। किसका बताएंगे, गणेश का। तो इस प्रकार से जो हमारा विकल्प होगा वह नंबर बी सही होगा, यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं हमारा जो 34वां प्रश्न होगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग धैर्य बना के अपने श्रृंखला इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करिए और अपने आप को परखिए कि हमारा जो हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा टॉपिक है समास, हम उसमें समास में कहाँ तक जाते हैं। आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग भागिएगा मत, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग बताइए 34 नंबर का जो प्रश्न होगा इसका आंसर क्या होगा। नेत्रहीन में कौन सा समास है। आप देखेंगे जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा नेत्र से हीन। अब बताइए किसका समास होगा, तो आप बताएंगे नेत्रहीन में तत्पुरुष समास होगा। यानी जो हमारा विकल्प है 34 नंबर का, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन। देखिए चलिए हम बात करते हैं 35 नंबर, और देखिए हमारा 35 नंबर का आंसर क्या होगा। आप लोग पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए अगर हम बात करें आनंद मग्न शब्द में समास पहचानिए। आप लोग पढ़िए आनंद मग्न शब्द में समास पहचानिए। तो कौन सा समास होगा, तो आप जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा आनंद में मग्न। यानी कि हमारा 35 नंबर का जो प्रश्न होगा वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। किसका आएगा, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं हम 36वें नंबर प्रश्न को। और यह देखिए प्रश्न कहता है, क्या कहता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो पर्यायवाची जो नाम होते हैं ये भी बहुत ही मायने रखता है। देखिए चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने, आप लोग पढ़िए। देखिए जलज शब्द में समास छाटिए। एक बार जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए प्रश्न ये है, जलज शब्द में समास छाटिए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा। आप हम चारों विकल्प आप लोगों के सामने लाते हैं। देखिए प्रश्न था जलद शब्द में समास छाटिए, कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देखिए यहाँ पे गलत किया है। और कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। आप बताएंगे जलज शब्द। जलज जो होता है जल में उत्पन्न होता है। जल और जा मतलब जो होता है वह उत्पन्न होना, यानी जो जल में उत्पन्न होता है वह क्या होता है, तो आप बताएंगे कमल। यानी कि जो हमारा विकल्प होगा वह नंबर डी, यानी बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि। देखिए जल शब्द में समास छाटिए, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न होगा वह नंबर 37 है। तो आप बताइए खारा खोटा शब्द में समास बताइए। आप लोग इसको छांटिए कि खारा खोटा में कौन सा समास है। आप देखेंगे 37 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए दो शब्द हैं और इसके बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है। हमने बताया था कि जहाँ पर किसी भी शब्द के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है, अगर वह शब्द विपरीत है तो वह द्वंद्व समास होते हैं। अगर वह सेम शब्द होते हैं तो वह अव्ययी भाव समास होते हैं। यानी कि जो हमारा जो प्रश्न होगा 37 नंबर का, यह पहला ही ऑप्शन होगा हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। चलिए बात करते हैं हम 38 नंबर प्रश्न की, और आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारा जो प्रश्न है नीलाश्व में कौन सा समास है। आप बताइए कि अव्ययी भाव समास है,
कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि समास है। आप देखेंगे जो 38 नंबर का जो प्रश्न है, यह जो आप क्या नाम है विशेषण विशेष का और उपमेय और उपमान के को लेकर आया है। इसीलिए हमारा जहाँ पर यह ऐसे उपमेय उपमान विशेषण और विशेष जैसे शब्दों को हमारा दिखाई दे, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे कर्मधारय समास, यानी 38 नंबर का जो विकल्प है नंबर बी सही है। कौन सा सही विकल्प है तो आप बताएंगे नंबर बी। चलिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं और आप लोग बताइए कि इस 39 नंबर प्रश्न में आंसर क्या होगा। देखिए चारों विकल्प आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको बताइए। देखिए आप बीती शब्द में समास बताइए, आप बीती शब्द में समास बताइए। देखिए जब हम इसको हम विखंडन करते हैं तो आप बीती का जब हम विखंडन करेंगे, देखिए आप लोग पढ़िए, आप बीती का जब हम विखंडन करेंगे तो यह होता आप पर बीती, यानी कि यह जो होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यानी नंबर जो डी है ये तत्पुरुष समास, हमारा यही ऑप्शन सही होगा। आप बीती में कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे नंबर डी, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। चलिए अब आप लोग इसको बताइए 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए बताइए क्या होगा, आप लोग पढ़िए इसको। देखिए भरपेट शब्द में समास छाटिए। भरपेट जब इसका हम विखंडन अथवा करेंगे समास से विग्रह करेंगे तो आएगा भरपेट, क्या होगा तो आप बताएंगे पेट भर। तो आप लोग बताइए भरपेट शब्द में समास छाटिए तो कौन सा समास होगा। 40 नंबर बताइए। देखिए पहला जो पद होता है अव्यय होता है, और इस प्रकार से हमें अगर हम बात करें पहले पद का अव्यय है तो यह जो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए बात करते हैं हम 41वें नंबर प्रश्न की। आप लोग इसको देखिए और इसका बताइए कि इसमें कौन सा समास है। देखिए परमानंद, ठीक है, इसमें भी उपमेय उपमान और विशेषण विशेष जैसे शब्दों का प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास का उदाहरण। किसका उदाहरण तो आप देखेंगे कर्मधारय समास, यानी नंबर डी सही है। चलिए हमारा जो 40वां प्रश्न था वह था परमानंद में कौन सा समास है, तो हमने क्या बताया कर्मधारय समास। चलिए देखिए आप लोग बताइए नंबर 42 का प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। गिरधर शब्द में समास छाटिए। पहला है द्विगु समास और दूसरा है बहुव्रीहि समास और तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। आप लोग इसको पढ़िए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए चारों विकल्प आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको पढ़िए। गिरधर शब्द में समास छाटिए। आप देखेंगे जो गिरधर होता है, गिर को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने, तो यानी किसी तीसरे का यह बोध करवा रहा है, तो यानी कि हमारा जो यहाँ विकल्प होगा यह बहुव्रीहि समास की तरफ जाएगा, बी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे बहुव्रीहि, यानी गिरधर शब्द में बी बहुव्रीहि समास होगा, नंबर बी सही है। चलिए हम बात करते हैं अब 43वें प्रश्न की। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर सॉल्व करिए। देखिए त्रिलोचन शब्द में समास छाटिए। जो त्रिलोचन आप देखेंगे हम किसे पहले कहेंगे, आप लोग ये ध्यानिए। देखिए यह जो अगर हम बात करें कि अगर जैसे ही हम त्रिलोचन शब्द कहते हैं यह तीसरे का बोध करवाने लगता है, यानी कि भगवान शिव का बोध करवाने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर 43वें जो नंबर का जो प्रश्न है वह नंबर कौन सा सही होगा तो आप बताएंगे नंबर सी, यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और हमारा जो 44वां प्रश्न है इसको आप चर्चा करते हैं। देखिए दाल चावल शब्द में समास पहचानिए। आप बताइए कि दाल चावल शब्द में समास क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि अव्ययी भाव होगा कि बहुव्रीहि होगा। हमने कहा दो शब्द अगर समानार्थी हैं तो वह किसके हैं तो आप बताएंगे अव्ययी भाव हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों विपरीत होते हैं और बीच में हाइफन का प्रयोग होता है और तो वह किसका उदाहरण होगा तो आप बताएंगे द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। यानी जो 44वें प्रश्न का जो हमारा आंसर होने वाला है वह नंबर कौन सा सही होगा तो आप बताएंगे नंबर बी। चलिए बात करते हैं हम आगे और देखते हैं हम 15वें प्रश्न को, और देखिए प्रश्न कहता क्या है। आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए नवरात्र में कौन सा समास होगा। पहला ही ऑप्शन है द्विगु समास है,
दूसरा कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि। आप लोग बताइए कि नवरात्र में कौन सा समास होगा। हमने बताया था कि अगर कोई पद, पहला पद संख्यावाची है और वह तीसरे का बोध नहीं करवाता है तो वह जो है क्या नाम है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होगा तो आप बताएंगे द्विगु समास का, यानी कि जो 45वें नंबर का प्रश्न है या किसी तीसरे का बोध नहीं करवा रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा पहला ही ऑप्शन होगा, यानी कि द्विगु समास का यह उदाहरण है। नवरात्र में कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे द्विगु समास, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए आप लोग इसको बताइए, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और बताइए चौराहा शब्द में समास बताइए या छांटिए, बताइए चौराहा शब्द में कौन सा समास है। जब इसका हम समासिक विग्रह करेंगे, चार राहों का समाहार, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन हुआ है द्विगु समास और दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, यानी कि चौराहा में हमारा पहला ही ऑप्शन होगा द्विगु समास। चलिए जिनका ये भी सही है उनके लिए हार्दिक बधाई। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा जो अगला प्रश्न है वह 47 नंबर। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा है। देखिए मुख कमल में कौन सा समास है, आप बताइए मुख कमल में कौन सा समास है। हमने बताया था कि कहीं पर पहला पद और या दूसरा पद दोनों में उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष रूप जैसे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या नाम है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। यानी कि मुख कमल में हमारा कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे कर्मधारय समास, यानी कि जो विकल्प हमारा होगा वह नंबर सी सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा तो आप बताएंगे नंबर सी। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, दो और प्रश्न है उनको भी उसका भी हम देख लेते हैं। कि देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। आप लोग बताइए कि नीलांबर शब्द में समास पहचानिए, या नीलांबर शब्द किस समास का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन देखिए द्वंद्व समास है, और दूसरा ऑप्शन देखिए अव्ययी भाव है, और तीसरा जो ऑप्शन है यह कर्मधारय समास होगा, और चौथा जो ऑप्शन है यह द्वंद्व समास है। आप लोग बताइएगा कि नीलांबर में कौन सा समास है। देखिए जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो हमारा जो समासिक विग्रह करते ही हमें समास का स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाती है। और हमने ये भी बताया था कि जहाँ पर उपमेय और उपमान जैसे शब्दों को प्रधानता देखने को मिलती है वहाँ पर कौन सा समास होता है तो आप बताएंगे कर्मधारय समास होगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारा सी नंबर जो विकल्प होगा कर्मधारय समास, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम, दो प्रश्न की श्रृंखला और बची है उनको भी देख लेते हैं। और देखिए यह जो हमारा 49वां प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा। दानवीर शब्द में समास बताइए। आप बताइए कि दानवीर शब्द में समास कौन सा होगा। आप देखेंगे जब इसका समासिक विग्रह करेंगे, जब इसका समास दानवीर शब्द का समासिक विग्रह करेंगे तो समासिक विग्रह करने के बाद हमारा जो कारक चिन्हों का जो इसमें प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा वह नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी बी, यानी तत्पुरुष समास। दानवीर में कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न, और यह हमारा लास्ट प्रश्न है, और आप लोग इस प्रश्न को आंसर बताइए। देखिए बेकाम शब्द में समास पहचानिए। आप बताइए कि बेकाम जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो कर्मधारय समास होगा, या अव्ययी भाव समास होगा, कि द्विगु समास होगा, कि बहुव्रीहि समास होगा। हमने कहा बताया था कि जैसे बेकाम जैसे अगर शब्द आ जाए तो उसमें आप लोग किसको प्राथमिकता देंगे। आपको बता दें कि बेकाम जो शब्द है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास, यानी कि 50वें नंबर का जो प्रश्न होगा वह बी नंबर सही होगा। तो इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, और जिन बच्चों का, जिन दोस्तों का 50 में 50 सही है उनके लिए बेहद हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का 45 प्लस है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का 40 से ऊपर है वो और मेहनत करें। जिन बच्चों का 40 से कम है वह अपने तैयारी को थोड़ा सा अभी हाई लेवल का दें। आपके लिए हमने अपने जो हिंदी व्याकरण के जो पुराने सीरीज से हमने समाज के टॉपिक को पढ़ाया है, हमने वहाँ पर 3 किताबों का विश्लेषण करके और आप लोगों को एक बेहतरीन वीडियो देने का प्रयास किया है।
आप लोग हिंदी डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा क्या ना समाज से जो बनने वाले प्रश्न हैं पहले आप लोग उसको पूरा वीडियो को देखें और उसके बाद फिर से सॉल्व करें, तो आपको पूरा उम्मीद होगा कि 50 में से 50 सही करके आएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी यह पूरी होती है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वह भी इस बेहतरीन क्लास का आनंद लें और हिंदी व्याकरण सीरीज़ से जुड़कर और क्या नाम है गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में जितने भी सदस्य हैं उनसे मिलें और अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना